हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड, या हिंदी में इसको हम कहते हैं विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक विधि। मैक्सिमम बेटा ये मेथड मैथमेटिक्स टीचिंग में यूज होती है, तो हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स टीचिंग के रेस्पेक्ट में इसको देखेंगे, इसको सीखने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, दो चीज़ों का की मीनिंग आपको जानना आवश्यक है। एनालिटिक या एनालिसिस, सिंथेटिक या सिंथेसिस। अगर हम लोग बेटा एनालिटिक या एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है बारीकी से अध्ययन करना या ब्रेक करना। अगर हम गणित की भाषा में देखें तो तोड़ना। और सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है सूचनाओं को एकत्र करना, उसको आपस में जोड़ना। और अगर गणित की भाषा में अगर हम देखें तो जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जो मैथमेटिकल जो एक्टिविटी होती है चीज़ों को सॉल्व करने में, उसमें चीज़ों को आपस में सम अप करना, उसको जोड़ने का काम जो है सिंथेसिस करता है। दोनों अलग अलग मेथड है। एक मेथड कहते हैं एनालिटिक और दूसरा कहते हैं सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड, इन दोनों मेथड्स को हम लोग आज अपनी क्लास में देखने वाले हैं। इसको जानेंगे और सीखेंगे कि इसमें कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि एनालिटिक वर्ड है क्या। तो द एनालिटिक इज डेराइव्ड फ्रॉम वर्ड एनालिसिस। अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि एनालिटिक और एनालिसिस एक जैसे ही दो शब्द हैं। तो जो एनालिटिक वर्ड कहाँ से आया है, वो एनालिसिस से ही आया है। विच मीन टू ब्रेक और रिजॉल्व अ थिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। यानी किसी पदार्थ को या किसी वस्तु को उसके घटकों में उसमें तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, हम एनालिसिस कहते हैं। In it is a method of unfolding of the statement in questions or conducting its different operations to explain the different aspects mi- minutely which are required for the presentation of pre-discovered facts। यह एक विचारधीन कथन है कि अनफॉलो करने या अलग अलग पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अपने अलग अलग ऑपरेशन आयोजित करने की एक विधि है जो पूर्व खोजी तथ्यों की प्रस्तुति के लिए आवश्यक है। यानी कहने का जो पूरा मतलब है यहाँ पे, मतलब क्या है, ये मेथड क्या करता है, ये अनफोल्डिंग करता है चीज़ों को या स्टेटमेंट्स को या मैटर को। क्या करता है, वो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है और हम एक एक टुकड़े पर विचार करते हुए उसके गुण और दोषों की कल्पना करते हैं। कुछ ऐसा काम हम जब आपको मैथमेटिक्स का लेसन प्लान सिखा रहे थे तो उसमें आपको याद होगा कि उसमें तीन चार पॉइंट्स आया था। आइडियल क्वेश्चन, एनालिसिस, सिंथेसिस, आइडियल सॉल्यूशन। तो जो उसमें एनालिसिस और सिंथेसिस थी बेटा, ये यही थी जो यहाँ हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। उसी का एक रूप था। वहाँ पे हम क्या करते थे, क्वेश्चंस को हम ब्रेक करते थे, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते थे और फिर उनको सम अप करके हम रिजल्ट तक पहुंच जाते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम वहाँ पे एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड ज्वाइंटली हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे एनालिसिस मेथड को अलग समझेंगे और सिंथेसिस मेथड को अलग भाषा में देखने का प्रयास करेंगे। इस मेथड्स के बारे में कुछ और भी बातें हम लोग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं। दिस मेथड इंक्लूड्स ब्रेकिंग अप द अननोन प्रॉब्लम इनटू सिंपलर पार्ट which can be recombined to find solution। इस पद्धति में क्या होता है, अज्ञात समस्या को सरल भागों में तोड़ दिया जाता है और उसको इसके समाधान को खोजने के लिए उसे फिर से हम रीसेट कर देते हैं। कई बार अगर आप छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे मान लो घर में स्वेटर बुनने का समय इस समय चल रहा है और ऊन आपस में उलझ जाए, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे गांठ पड़ी होती है उसको खींच के थोड़ा सा फैला लेते हैं, उसको अलग अलग कर लेते हैं और उसको बाद में फिर से रीसेट कर लेते हैं। जब बाद में दोबारा रीसेट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो उलझन सुलझ जाती है। ऐसे न्यूमेरिकल्स में भी आपने देखा होगा, जैसे टेक्नोमेट्री का न्यूमेरिकल है या अलजेब्रा का के कोई क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करते समय क्या करते हैं,
हम चीजों को ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं, फिर उसको सॉल्व करते 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 हम उत्तर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में हम यही करते हैं कि अननोन जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें नहीं पता है, हम क्या करते हैं, उसे उसे पहले हम सिंपलर पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, और ब्रेक करने के बाद फिर हम उसको रिकम्बाइन करते हैं, और रिकम्बाइन करके हम सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। द प्रोसीजर adopted टू गो फ्रॉम अननोन टू नोन एंड फाइंड आउट डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो मैगजीम देखो, मैगजीम आपको पढ़ाई गई थी, अननोन टू नोन, याद होगा तो आपको प्रीवियस क्लासेस में शिक्षण के सूत्र या टीचिंग मैगजीन में एक मैगजीम थी अननोन टू नोन। ये कुछ उसी मैगजीम पे आधारित है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जो कुछ पता नहीं है, हमें जो ज्ञात नहीं है, उससे हम उसके रिजल्ट तक या उसको ज्ञात करने का हम प्रयास करते हैं। द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक सपोर्टेड दिस मेथड। ठीक है, जो थार्नाइक की लर्निंग थ्योरी आप जानते हो, थार्नाइक की जो लर्निंग थ्योरी है बेटा, वो भी नोन टू अननोन या एनालिसिस या विश्लेषणात्मक विधि पर ही वो आधारित है। ही बिलीव्ड दैट थ्रू एनालिसिस द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द माइंड इज पॉसिबल। उनका यह मानना था कि विश्लेषण विधि के माध्यम से मन के उच्चतम बौद्धिक स्थिति का प्रदर्शन संभव है। ठीक है, अभी छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं कि एनालिसिस मेथड हम कैसे यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है अलजेब्रा का, सारे लोगों को आपको आता होगा, लेकिन इसको हम एनालिटिक मेथड से कैसे सॉल्व कर रहे हैं हमको सिर्फ ये दिखना है यहाँ पे। वैसे क्वेश्चन आप सारे लोग इसको सॉल्व करने आता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है, इफ a by b is equal to c by d, then prove that ac plus 2b square by bc is equal to c square plus 2bd by cd। है ना, एक ही क्वेश्चन हो गया आपके पास। ठीक, और इस क्वेश्चंस को हमको हल करना है, कैसे हल करना है, हमको हल करना है, हमको हल करना है इसको एनालिसिस मेथड से हमको हल करना है। तो एनालिसिस मेथड से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, जब इसको हम ब्रेक करेंगे बेटा, तो ये अब देखो यहाँ पे इक्वेशन में कैसे क्या किया जा रहा है। इक्वेशन में AC प्लस 2b स्क्वायर बाई BC इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 2PD बाई CD है। अब यहाँ देखो इसमें क्या किया, CD को कॉमन ले लिया, इधर से BC को कॉमन ले लिया। अब क्या हुआ, अब इसको रीसेट किया, रीसेट करके इसको जब ओपन कर लिया, ठीक है, तो आप देख रहे हो रिजल्ट आ गया। पहले यहाँ पे क्या किया, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको ओपन किए, ओपन करके फिर ये एनालाइज हो गया, और फिर रीसेट करके हमारा आंसर AB बाई CD आ गया। और यही हमें यहाँ पता था कि AB बाई CD है, तो प्रूव करो कि ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक बड़े क्वेश्चन को पहले फैलाया, पहले उसको अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद हमने उसको रीसेट किया। जब रीसेट किया तो क्या हो गया, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो जो ये पैटर्न है बेटा, ये पैटर्न एनालिसिस मेथड कहलाता है। इस पैटर्न को ध्यान से देख लेना, क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ाने जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कराने होते हैं, और वहां आपको समझ नहीं आता कि ये मेथड कौन सा है। तो फिर से एक बार समझ लो, एनालिसिस मेथड में क्या होता है, एनालिसिस मेथड में हम बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझ लो, एनालिसिस में क्या करते हैं, किसी बड़े एक्सप्रेशन से, किसी बड़े व्यंजक से हल करते हुए छोटे व्यंजक तक आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दो तरह के व्यंजक दिए हुए थे, एक था
आपको पता था कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये आपको पता था। इसको ब्रेक करना था और ब्रेक करने के लिए क्या करना था इसको, और एक बड़ा व्यंजक हमारे पास था ए सी प्लस टू बी बाई बी सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर टू बी डी बाई सी डी। तो जो बड़ा वाला व्यंजक हम यहाँ शुरू शुरू किए और हम छोटे तक पहुंच गए। तो ये दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो कि एनालिसिस मेथड में हमको बड़े से छोटे की ओर और सिंथेसिस मेथड में हमें छोटे से बड़े की ओर हमें प्रूफ का काम करना होता है, चाहे वो टेक्नोमेट्री का प्रूफ हो, चाहे वो अलजेब्रा में कोई कोई चीज कोई एक्सप्रेशन प्रूव करना हो, तो हम इसी वे में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे एनालिसिस मेथड का दिया। अब इसमें इसमें इस मेथड के कुछ और चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। दिस मेथड इज द लॉजिकल मेथड एंड देयर इज नो रूम फॉर डाउट इन द माइंड ऑफ लर्नर। जो ये मेथड है बेटा, ये कैसा मेथड है, तार्किक विधि है, इसलिए यहाँ पे बच्चों के दिमाग में संदेह के लिए कोई स्थान नहीं होता। थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर ऑफ चिल्ड्रेन इज डेवलप्ड बाय दिस मेथड। इस पद्धति में बच्चों के सोचने और तर्क करने की शक्ति का विकास होता है। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर डेवलप। शिक्षार्थियों का आत्मविश्वास इससे विकसित हो जाता है। इट encourage scientific originality and creativity among learner। ये क्या करता है, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक मौलिकता यानी वैज्ञान मतलब एक तरह से कह सकते हो साइंटिफिक सेंस उनके अंदर डेवलप करने का काम करता है और उनको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने का काम करता है। लॉजिकल अप्रोच टू प्रोवाइड प्रोपोजिशन एंड स्टेटमेंट्स। प्रस्ताव और बयानों को साबित करने के लिए तार्किक दृष्टिकोण भी बच्चों के अंदर डेवलप होने लगता है ना। कई बार आपने सुना भी होगा, जब हम मैथमेटिक्स के किसी विद्यार्थी से मिलते हैं तो उसको देखते ही पहचान जाते हैं। क्यों? जो ज्यादा तर्क करे, जो ज्यादा आर्गू करे, जो ज्यादा किसी चीज को एनालाइज करने की बात करे, तो लोग पूछ पड़ते हैं कि साइंस से पढ़ते हो क्या, और फिर उसमें पूछ लेते हैं कि मैथ से पढ़ते हो क्या। तो कारण यही है कि हमारे अंदर जो है रीजनिंग एबिलिटी या आर्गू करने की एबिलिटी या एनालिटिक एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, इसलिए हमारे अंदर चीजें हो आ जाती हैं। ठीक है, अब दूसरी हम बात करें तो यहाँ पे अगला क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये क्या है, ये सीखने का जो बेटा जो सीखने का जो तरीका है वो क्या है, विद्यार्थियों का सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी को खुद से हल करना पड़ता है ना। इसलिए कई विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स टफ भी लगती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमें कुछ याद नहीं करना है, हमें केवल और केवल एक्टिविटी करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है, और इससे हमारी सक्रिय भागीदारी बढ़ जाती है सीखने में। सीखने वाले को विषय की स्पष्ट समझ हो जाती है और उसे पूरी प्रक्रिया से खुद को गुजरने में मदद मिलती है। आपने कई बार खुद ही देखा होगा कि जब हम पहले एक छोटा न्यूमेरिकल, जब टीचर्स हमारे कोई फार्मूला बता के सॉल्व कराते थे एनालिसिस मेथड से, तो हमको थोड़ा समझ में आता था, फिर प्रैक्टिस करते 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 एक पोजीशन ऐसी हो जाती थी कि हम खुद से किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता का हमारे अंदर विकास हो जाता है। तो यानी पूरी 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 प्रक्रिया की पूरी पूरी समझ उसको अच्छे से आ जाती है। कई बार आप ऐसा कहते हो ना, चलो बुक का मैथ सवाल आया तो क्या हुआ, कहीं से भी बाहर का सब क्वेश्चन दे दीजिए, हम लगा के आपको दिखा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस क्वेश्चन को या उस पैटर्न को या उस मेथड का पूरा पूरा नॉलेज आपको हो गया है। ये चीज को भी ये यहाँ सिखाने का काम करता है, क्योंकि विद्यार्थी को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बालक अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। जो स्टूडेंट की प्रोसीडिंग है वो अननोन टू नोन हो जाती है, और मैंने बताया था जैसा कि अननोन टू नोन क्या है, एक मैगजीन भी अच्छा है। ठीक है, अब हम बात कर, ये तो सारी इसकी मेरिट्स की बात थी, इसके गुणों की बात थी। अब हम इसके दोषों की बात करते हैं, इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं। दिस मेथड इज द लेंदी मेथड। ठीक है, यानी इस विधि से पढ़ाना बेटा एक थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि बच्चों के अंदर टाइम इसमें लगता है, क्योंकि बच्चों के अंदर सही सही समझ पैदा करना और उन्हें एक्टिवेट करना, उनको सक्रिय बनाना, उनकी जो है
एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन है उसको कंफर्म करने में हमें समय ज़्यादा चाहिए होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल टॉपिक थ्रू दिस मेथड। तो सबसे बड़ी इसकी डिमेरिट ये है कि हम सारे विषय को या अपने मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक को हम एनालिसिस मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, है ना? कुछ कुछ एप्रोप्रिएट टाइप के क्वेश्चंस ही हम एनालिटिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है? दिस मेथड इज नॉट यूजफुल एट लोअर स्टेज ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग। जो छोटे बच्चे हैं उनको गणित सिखाने के लिए हम एनालिटिक मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एनालिटिक मेथड वहीं इस्तेमाल हो सकता है जहां हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग हो, और हायर ऑर्डर ऑर्डर थिंकिंग हमारे मन में हाई स्कूल से पहले या सेकेंडरी स्कूल से पहले हमारे अंदर डेवलप ही नहीं हो पाती। क्योंकि आपने देखा था, हमने जब आपको लेवल ऑफ टीचिंग प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल की जब हम बात किए थे, तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग या अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का अप स्टेज वर्जन एक तरह से है। तो और ये कंडीशन मेरी समझ से सेकेंडरी से पहले डेवलप बच्चों के अंदर नहीं हुआ था। तो बच्चे पता नहीं, छोटे बच्चों, सेकेंडरी से नीचे के बच्चों के लिए मेथड जो है यूजफुल ही नहीं है, क्योंकि वहां हम इस तरह से उनको नहीं पढ़ा सकते। दिस मेथड हैज स्लो स्पीड, टाइम टेकन फॉर रीजनिंग एंड थिंकिंग इज लॉन्ग। इस मेथड की गति जो है बड़ी धीमी होती है, क्योंकि हमें यहाँ सोचना पड़ता है क्या जोड़ना है, कैसे इसको एक्सपेंड करना है, कैसे इसको रीसेट करना है, कैसे आपस में इसकी क्रियाएं करानी है। तो ये थोड़ा सा टफ टास्क होता है, इससे टाइम ज्यादा लगता है इसके साथ इसकी रीजनिंग में। ठीक है? तो ये तो बेटा हमने अभी एनालिसिस मेथड को हमने पढ़ा कि एनालिसिस मेथड क्या है, और एनालिसिस मेथड के लिए हमने एग्जाम्पल भी देखा, इसके गुण और दोषों की भी चर्चा हम लोगों ने अभी की। फिर से एक बार रिकॉल करा दें। एनालिसिस मेथड का मतलब है एनालिसिस मेथड का मतलब है किसी चीज को जोड़ना। ठीक है ना? एनालिसिस मेथड का मतलब है किसी चीज को तोड़ना, उसको ब्रेक करना। और जो अभी हम सिंथेसिस मेथड पढ़ने वाले हैं उसका मतलब है किसी चीज को आपस में जोड़ना। तो आओ हम लोग अब सिंथेसिस मेथड की ओर चलते हैं। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज सिंथेटिक मेथड? सिंथेटिक वर्ड कहां से आया? सिंथेसिस से आया। दिस मेथड इज अपोजिट टू एनालिटिक मेथड। ठीक है? यानी ये विधि कैसी है? ये विधि विश्लेषण विधि की ठीक उल्टी विधि है। इस विधि का नाम क्या है? संश्लेषण विधि, या सिंथेटिक, या सिंथेसिस, दोनों वर्ड हम यूज करते हैं मेथड। और सिंथेसिस में क्या कहा? सिंथेसिस की मीनिंग क्या होती है? सिंथेसिस की मीनिंग होती है टू कंबाइन टुगेदर, यानी आप चीजों को आपस में जोड़ना। और इस क्वेश्चन में हम कैसे चलते हैं आगे? हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ध्यान से समझना बेटा, अभी क्योंकि ये सब इसमें जो है कंपैरिजन है, कंपेयर हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला कंपेयर क्या हो गया एनालिसिस और सिंथेसिस में? एनालिसिस ब्रेक करता है और सिंथेसिस क्या करता है? कंबाइन करता है। एनालिसिस में हम अननोन टू नोन जाते हैं, और सिंथेसिस में हम क्या क्या करते हैं? नोन टू अननोन जाते हैं, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर ही हम संश्लेषण विधि की तरफ जाते हैं। फर्स्ट, facts already know are applied to new situation, so that the combination of known facts help us find new facts। यहाँ पे जो हमें चीजें ज्ञात है पहले से, उसकी सहायता से हम ऐसे उत्तरों की खोज करते हैं जो हमें पहले से ज्ञात नहीं है। ये सारी बातें बेटा सिंथेसिस में, और पूरी पूरी ये एनालिटिक मेथड का उल्टा मेथड है ना? एनालिटिक मेथड में जो काम हम करते थे, ठीक इसका विपरीत काम हमें यहाँ पे करना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल भी पुराना वाला ही है। अब यहाँ पे क्या है? इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन प्रूव दैट ए सी प्लस टू बी स्क्वायर बाई बी सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस टू बी डी बाई सी डी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखो वहां क्या था, एनालिसिस में क्या था? एनालिसिस में हम अननोन टू नोन चलते हैं। तो हमें जो प्रूव करना था हमने वहां से स्टार्ट किया, और जो हमको नोन है हम वहां तक आ गए। ठीक है? लेकिन जब हम बेटा सिंथेसिस मेथड यूज करेंगे तो हम नोन टू अननोन चलेंगे। तो नोन यहाँ पे क्या है? नोन है हमारा यहाँ पे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई टी।
तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, देखो आपके स्क्रीन पे, गिवन a/b = c/d। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, सिंथेसिस क्या कर रहे हैं, हम सोचेंगे कि इसमें क्या जोड़ दें, एड 2b/c टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, 2b/c को हमने दोनों इक्वेशंस के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, हमने इसको जोड़ दिया। ये ही सिंथेसिस है बेटा। तो टू, दोनों तरफ हमने जोड़ दिया, 2b/c जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमने इसको थोड़ा सा रीसेट किया। ठीक है, हमने इसके फ्रैक्शन को हल किया, सी से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको सेट किए तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया AC+2b² BC = C² + 2BD/CD। हमें यही प्रूव करना था। तो क्या देख रहे हो, हम यहाँ नोन से अननोन की तरफ चले। प्रोसेस में क्या लगाया, प्रोसेस में हमने कुछ काटा नहीं, हमने क्या किया, हमने कुछ उसमें ऐड किया। हमने क्या ऐड किया, 2b/c ऐड किया। तो जो ये मेथड है, इसी मेथड को हम सिंथेसिस में या सिंथेटिक मेथड कहते हैं। अब इसके मेरिट की बात करेंगे। इट सेव टाइम एंड लेबर एज द मेथड इज ए शॉर्ट मेथड। ठीक है, ये जो मेथड है बेटा, ये मेथड कैसा है, ये मेथड टाइम बचाता है, क्योंकि इस मेथड से क्वेश्चन को हल करने में ज्यादा समय नहीं लगता। मेजॉरिटी ऑफ लर्नर बेनिफिटेड बाय दिस मेथड। अधिकांश विद्यार्थी अपने प्रश्नों को इसी विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक इन मैथमेटिक्स आर कवर्ड बाय दिस मेथड। गणित विषय का अधिकांश अंश इस विधि द्वारा हल किया जा सकता है, या ये विधि कवर कर सकती है। ठीक है, देयर इज ए सिमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स विच मेक दिस मेथड ए नीट वन। यानी तथ्यों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण यहाँ पे होता है, जो एक साफ सुथरी विधि के रूप में इसको स्थापित करने का काम करती है। द मेमोरी ऑफ द लर्नर इज ग्लोरिफाइड। यह जो है विद्यार्थियों के जो स्मृति पर हमें गर्व महसूस होता है, हमसे गौरवान्वित होते हैं। क्यों, क्योंकि भी आपने देखा कि हमको वहां पे जो एक स्पेशल एलिमेंट वहां पे हमने मल्टीप्लाई किया या हमने वहां पे ऐड किया था, वो हम अपने से सोचे थे, कहीं कुछ लिखा नहीं था। इसलिए क्या हो गया, हमारी मेमोरी पावर यहाँ बड़ी बढ़ जाती है कि इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, इसका प्रोसेस क्या होगा। ये सारी चीजें हमें अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाती है ना। बच्चा यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। द चाइल्ड प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक, अब इसके बेटा डिमेरिट्स की बात करेंगे, इसमें कमियां क्या क्या है। दिस इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगेटिंग इन दिस मेथड। इस विधि में भूलने की बड़ी समस्या होती है। भूलना क्या, आप यही भूल जाएंगे कि जो नॉन फैक्ट्स था, उस नॉन फैक्ट्स में क्या जोड़ना था, क्या घटाना था, या क्या गुणा करना था, या क्या भाग करना था, यानी कौन सी आगे की संक्रियाएं करनी थी और किस अंक से करनी थी, ये हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ पे। लर्नर बिकम पैसिव लर्नर एंड दे रिसॉर्ट टू क्रैमिंग। ठीक है, तो जो लर्नर है, लर्नर बेटा यहाँ पे पैसिव हो जाता है, और वो क्रैमिंग यानी मेमोराइज या रटने पर ध्यान देने लगता है। वो रटना शुरू कर देता है कि फला क्वेश्चन में हमें ये जोड़ना है, ये घटाना है, इस क्वेश्चन में ये जोड़ना है, ये घटाना है। वो इस तरह से चिंताएं और चर्चाएं करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे वो पैसिव लर्नर बन जाता है, उसकी एक्टिविटी चली जाती है। और आप जानते हो कि लर्नर जैसे ही पैसिव होता है, उसके जो लर्निंग की इफिशियंसी है वो तुरंत घट जाती है ना, क्योंकि वो क्रैमिंग पे फिर फोकस करने लगता है, रटने पे, फिर वो उसका फोकस आ जाता है। टीचर इज अनेबल टू कैरी इन द क्लास ऑल इन द क्लास विद हिम। टीचर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने में यहाँ असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जिसका मेमोरी पावर अच्छा है वो यहाँ आगे बढ़ जाता है, और जिसका मेमोरी पावर बुरा है उसको याद ही नहीं आता कि हमें क्या यहाँ हमें जोड़ना था या क्या घटाना था। तो सारे बच्चों को टीचर एक साथ लेके आगे बढ़ने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। लर्नर है लीस्ट कॉन्फिडेंस, और विद्यार्थी जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं होता।
यहाँ पे उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी पुअर हो जाता है। इट इंक्रीजेज द एलिमेंट ऑफ डाउट अमंग लर्नर। ठीक है, विद्यार्थियों के बीच में जो है कंफ्यूजन, मतभेद या संदेह पैदा करने का यह प्रयास करता है। संदेह कैसे? इसमें क्या जोड़ना था, क्या घटाना था, क्या गुणा, जैसे मान लो भी हमने भी जोड़ा था a/2। हाँ, मैं खुद ही भूल गया ना क्या उसमें जोड़ा था। बस यही चीज कि विद्यार्थी जब भूल जाएगा तो कंफ्यूजन होने लगेगा वहां पे कि हमने वहां पे 2a/bc जोड़ा था या c/2bc जोड़ा था, क्या इस क्वेश्चन में जोड़ा था। वो उसमें कंफ्यूज होगा, जैसे ही वो गलत सलत कुछ कर देगा तो मामला बिगड़ जाएगा। यानी इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो है लर्नर डाउटफुल हो जाता है। थिंकिंग एंड इन्वॉल्विंग अ सेंस ऑफ डिस्कवरी अमंग लर्नर। सीखने और सीखने वाले तत्वों के बीच में जो खोज खोज की भावना है, जो खोजने का सेंस है, वो सेंस भी यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड में हम लोगों ने अभी सीखी। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एनालिसिस मेथड क्या होता है। तो हमने पाया कि एनालिसिस, एनालिटिक मेथड एनालिसिस का एक प्रतिरूप है, जिसका मतलब है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ना, या अननोन से नोन की ओर बढ़ना, या चीजों को तोड़ना, विखेरना, या अलग करके उसको रीसेट करना और समस्या के समाधान तक पहुंच जाना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना या आपस में मर्ज करना। और ये विधि कैसे चलती है? ये विधि नोन टू अननोन चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर यहाँ पे हम चलने का काम करते हैं। ठीक है, और इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स हमने आपसे डिस्कस करी ही थी। हमने आपको न्यूमेरिकल साथ करके भी दिखाया कि एक न्यूमेरिकल जब हम अननोन से नोन की ओर चलते हैं तो वो एनालिसिस मेथड हो जाता है, और जब हम नोन से अननोन चलते हैं तो वो सिंथेटिक मेथड हो जाता है। तो कोई क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।